Welcome to the next class of steel structures, or what we call structures 4. Today we'll study with steel sections. लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत स्टील के बारे में पढ़ा था, उसकी एडवांटेजेस, प्रॉपर्टीज़, है ना, डिसएडवांटेजेस, ये सब चीज़ें पढ़ी थी. अभी हम क्या करेंगे, अभी हम स्टील सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. देखिए, अब तक हमने जो पढ़ा था, जैसे लास्ट क्लास में जो अपने स्ट्रक्चर्स 3 में पढ़ा था, उसमें क्या था कि फॉर एग्जांपल अगर एक बीम होती थी, है ना, और हमें बीम डिज़ाइन करना होता था, तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक बीम होती है जो लोडेड होती है ना, तो वो हम कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर लोड के लिए करते हैं ना. तो अगर ये वो पॉइंट लोड हो या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, तो इस तरह से अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा होता था बीम पर, ठीक है, तो क्या होता था कि उस बीम को अगर हमसे बोला जाता था कि आप डिज़ाइन करिए, ठीक है, तो डिज़ाइन करने में हम क्या करते थे कि हम उसकी विड्थ बता देते थे बीम की कि क्या है, डेप्थ बता देते थे कि क्या प्रोवाइड करेंगे, AST बता देते थे कि हम क्या प्रोवाइड कर देंगे, किस पर, बेस्ड ऑन द गिवन लोड, कि हमारा लोड जैसा है उस हिसाब से हम क्योंकि हम कंक्रीट के बनाते हैं, तो कंक्रीट एक बहुत ही वर्सेटाइल मटेरियल है, वाटर की तरह होता है. मतलब जिसको हम किसी भी अपने शेप और साइज़ में हम इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं. ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ होती है हमारे लिए कि कंक्रीट को हम किसी भी सेक्शंस में कास्ट कर सकते हैं एट साइट. स्टील के साथ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती है कि स्टील के पास क्या होते हैं, प्री डिफाइंड सेक्शंस होते हैं, ठीक है. हम स्टील को वहाँ नहीं कर सकते कि मतलब साइट पे नहीं बना सकते. स्टील के साथ एक प्री डिफाइंड सेक्शंस होते हैं. वो प्री डिफाइंड सेक्शंस जो होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और हमको उन्हीं प्री डिफाइंड सेक्शंस को पिक करके अपना जो बीम है, अगर हम उसको बीम की तरह यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उसको कॉलम्स की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उस प्री डिफाइंड सेक्शंस को यूज़ करके डिज़ाइन या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या कुछ भी निकालना होता है, ठीक है. उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, पर्लिन्स के में यूज़ कर सकते हैं, बीम्स में, गर्डर्स में यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी प्लेट्स आती हैं. तो हमें स्टील सेक्शंस जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टील सेक्शंस क्या होते हैं, किस अवेलेबल साइज़ में आते हैं, डिफरेंट साइज़ में आते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ हमको कहाँ मिलेगी, हमको कौन से सेक्शंस पिक करना है, वो सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी, ये आज हम थोड़ा सा रिव्यू देखेंगे और समझेंगे भी कि हाँ, अगर जैसे एक ISMB एक बीम का एक सेक्शन है तो वो किस तरह से दिखता है और क्या क्या अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद. तो स्टील इज़ रोल्ड टू अ रिक्वायर्ड शेप ड्यूरिंग फैब्रिकेशन, ठीक है. स्टील एक अलॉय है आयरन और कार्बन का, जिसको हम रोल कर देते हैं इन एनी शेप ड्यूरिंग फैब्रिकेशन. कॉमनली अवेलेबल सेक्शन कौन से होते हैं? कॉमनली अवेलेबल सेक्शन होता है आई सेक्शन. आई सेक्शन नथिंग पर एक आई टाइप का होता है कि आई सेक्शन प्रोवाइड हो, इस तरह का एक आई सेक्शन हो गया. टी सेक्शन, तो टी सेक्शन जैसे टी है, टी सेक्शन. चैनल सेक्शन एक इस तरह का एक सेक्शन होता है, ये चैनल सेक्शन हो जाता है. एंगल सेक्शन तो सिंपल एक इस तरह का एक एंगल सेक्शन होता है, वो एंगल कर सकते हैं, इसकी लेग इक्वल भी कर सकते हैं और लेग अनइक्वल भी कर सकते हैं. यहाँ एक लेग बड़ी कर दीजिए, एक लेग छोटी कर दीजिए. तो आई सेक्शंस, टी सेक्शंस, चैनल सेक्शंस, एंगल सेक्शंस, तो ये सारे स्टील के सेक्शंस होते हैं कुछ मार्केट में. आई सेक्शन में बहुत वैरायटी होती है, नहीं कि एक ही तरह का आई सेक्शन होगा. हैवी आई सेक्शन होगा, लाइट आई सेक्शन होगा, मीडियम आई सेक्शन होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई सेक्शन होते हैं कि हमें जैसी बीम डिज़ाइन करनी है उस हिसाब से हम उसको पिक कर सकते हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे दे रखी हैं कि कितने स्टैंडर्ड आई सेक्शंस होते हैं और कितने में अवेलेबल होते हैं मार्केट में. ये सारी कहाँ दे रखी हैं चीज़ें? आपको स्टील टेबल में दे रखी हैं चीज़ें, ठीक है. उसका डिफरेंट टाइप ऑफ आई सेक्शंस, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़, फॉर एग्जांपल कोई भी हम आई सेक्शन चूज़ करेंगे ना, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़, उसका सारी डिटेल कहाँ पे दे रखी है? स्टील टेबल में. तो आपको स्टील टेबल की भी ज़रूरत पड़ेगी और किसकी पड़ेगी? IS 800 कोड की भी ज़रूरत पड़ेगी. IS 800 कोड आपको बताएगा कि हमको डिज़ाइन किस तरह करनी है, फॉर्मूलेज और सारी प्रोसीजर्स बताएगा. लेकिन हमको डिज़ाइन जब करना होगा तो हमको कौन सा सेक्शंस पिक करना है और सेक्शंस की सारी डिटेल जो होती हैं वो कहाँ पे दी होंगी? वो स्टील टेबल में दिया होगा, ठीक है. तो आई सेक्शंस आते हैं मार्केट में, टी सेक्शंस होते हैं, चैनल सेक्शंस होते हैं, एंगल सेक्शंस होते हैं, स्टील बार्स होती हैं, है ना, सर्कुलर बार्स भी होती हैं, स्क्वायर बार्स भी होती हैं, ट्यूब्स होते हैं, प्लेट्स होता है, शीट्स होता है, स्ट्रिप्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ये सारी चीज़ें कहाँ पे दे रखी हैं? ये सारी चीज़ें स्टील टेबल में दे रखी हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं. स्टील टेबल की एक सॉफ्ट कॉपी मैं आपको मेल कर दूँगा, इसमें क्लासरूम में डाल दूँगा. स्टील मेंबर्स हैं, जैसे आप देख सकते हो फिगर, इस तरह के एक सेक्शंस होते हैं, ये टी सेक्शंस होते हैं, यहाँ से हमको टी दिख रहा है, ठीक है. ये एंगल सेक्शन होता है,
ठीक है। ये अगेन इसके एंगल, अगर ये थोड़ा अनइक्वल दिख रहा है तो ये अनइक्वल एंगल सेक्शन है, मतलब ये लेंथ थोड़ी छोटी है और ये लेंथ थोड़ी बड़ी है, ठीक है। ये इक्वल एंगल सेक्शन भी अवेलेबल होते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं अलग बात है। ये है हमारा राउंड स्क्वायर बार, ठीक है, स्क्वायर बार शेप में इस तरह के सेक्शंस हैं। ये हमारा आई बीम है, देखिए आई आपको दिख रहा है यहाँ पे एक आई है, तो इस तरह के आई सेक्शंस होते हैं, ठीक है। इसमें ये फ्लेंज बोलती है, वाइट फ्लेंज मतलब ये फ्लेंज होते हैं और ये वेब पोर्शन होता है। तो फ्लेंज वाइट मतलब ये काफ़ी हैवी है, ठीक है। ये नॉर्मल आई बीम है, इसमें वाइट नहीं है, इसमें देखिए इसमें बहुत काफ़ी थिक है ना, तो ये वाइट फ्लेंज हो गया, भी आई बीम है। और ये एक चैनल सेक्शन सी शेप में होता है, ये चैनल सेक्शन हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस होते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब जैसे रोल स्टील आई सेक्शन की बात करते हैं, तो आई सेक्शंस में भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हाँ एक ही तरह का आई सेक्शन होगा, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हमको कैसी बीम चाहिए, है ना। तो बेस्ड कैसा लोड उस बीम के लिए आ रहा है, या कहाँ पे यूज़ करना है, बीम के लिए यूज़ करना है, पर्नल पे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, या कॉलम में यूज़ करना है। तो बेस्ड ऑन द पर्पस यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई सेक्शंस अवेलेबल होते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ISLB होता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ISMB होता है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, ISW होता है इंडियन स्टैंडर्ड वाइट फ्लेंज बीम, और ISHB होता है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ठीक है। ये फुल फॉर्म्स हैं। अगर हम इसको डिनोट करें कि अगर क्वेश्चन में एग्जांपल दिया हो कि इस तरह से ज़्यादातर लिखा जाता है कि सेक्शन में कभी कभी ना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा था ISMB 500 0.852 किलोन्यूटन पर मीटर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सेक्शन हमारा कैसा है, ISMB यहाँ कौन सा सेक्शन है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, ठीक है। ये कौन सा है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम का एक सेक्शन है, ठीक है। उसका 500 क्या है, 500 इसकी डेप्थ होती है, जो डेप्थ होती है वो क्या होती है 500। तो अगर 500 है तो 500 इसकी डेप्थ होगी, और 0.852 क्या है, 0.852 है उस किलोमीटर पर मीटर, उसका क्या है वेट है पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस डिटेल हम कहाँ पे, हम इसको सर्च करेंगे स्टील टेबल में इसको सर्च करेंगे और हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे। अगर हमको क्वेश्चन में जो भी चाहिए हम उसको वहाँ से पिक कर लेंगे, ठीक है। तो उसकी थिकनेस ऑफ फ्लेंज आपको पता चल जाएगी, उसका सारी चीज़ आपको विड्थ ऑफ फ्लेंज पता चल जाएगी, वो सारा टेबल का थिकनेस ऑफ फ्लेंज देखिए, ये पहले कहलाता है फ्लेंज, ये कहलाता है वेब, ठीक है। तो ये इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है, ये सब आपको कहाँ पता चल जाएगा, ये आपको स्टील टेबल में पता चल जाएगा कि हमारा सेक्शन जो है एक ISMB सेक्शन जिसकी 5 मिनट डेप्थ है, उसका क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी वो स्टील टेबल में आपको पता चल जाएगा। और बाकी बाद में उसकी प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करके हम उसको कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक बीम होता है कि जैसे यहाँ पे क्या एक आई सेक्शन से एक हमने एक फ्रेम टाइप का डिज़ाइन किया है, बिल्डिंग फ्रेम, ठीक है, जिसको हम फिर कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टील का बना हुआ है और स्टील का हम इसी तरह यूज़ करते हैं, ना कि हम कंक्रीट का यूज़ करते हैं, और स्टील स्ट्रक्चर इसी तरह के कहलाते हैं। तो सिंपल बीम कॉलम कंस्ट्रक्शन है। तो बीम कॉलम कंस्ट्रक्शन में कॉलम्स भी इसके आई सेक्शंस के हैं देख पा रहे हैं, और यहाँ पे जो वो हैं गिर्डर बोलते हैं या बीम्स भी आप इसको बोल सकते हैं, वो भी क्या है, बीम भी नॉर्मल क्या कहते हैं आई सेक्शंस की हैं। ये प्लेट्स हो जाती हैं, फ्लोर स्लैब प्लेट्स भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। डिफरेंट सेक्शंस हैं, जैसे पर्पस है तो उस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बीम कॉलम कंस्ट्रक्शन सिंपल। अब इसी तरह हमने आई सेक्शंस की बात करी, सिमिलरली चैनल सेक्शंस भी होते हैं कि चैनल सेक्शन में इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शन है, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल सेक्शन। तो इसमें भी चैनल सेक्शन को डिनोट करने के लिए भी हमें कुछ इस तरह से लिखा होता है कि ISMC 300 एंड 0.351 किलोमीटर पर मीटर। तो भी उसमें आ गया होगा ISMC 300 का मतलब क्या हो गया, 300 उसकी क्या होगी, इसकी ओवरऑल डेप्थ हो गई। ये डेप्थ इसकी कितनी है, 300 है, और इसकी 3.351 क्या है, इसका है 0.351 किलोमीटर पर मीटर इसका वेट हो गया। अगेन यहाँ पे ये जब हम इसको स्टील टेबल में देखेंगे तो हमको सारी प्रॉपर्टी, इसकी विड्थ कितना है, इसका डेप्थ, इसकी हाइट कितना है ना, इसका फ्लेंज विड्थ कितना है, तो ये देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो इसकी थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितनी है ना, तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज अगर दी होगी तो बेसिकली कहाँ से दी होती है, सेंटर से दी होती है इसकी थिकनेस ऑफ फ्लेंज। यहाँ से कम हो रहा है, यहाँ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। बेसिकली सेंटर पे सब कहाँ पे मिल जाएगा आपको, यहाँ पे स्टील टेबल में मिल जाएगा, ठीक है। स्टील टेबल हम आपको एक सॉफ्ट कॉपी में दे देंगे।
तो ये इस तरह के चैनल सेक्शंस होते हैं जो कि हम बिल्डिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, चैनल सेक्शंस को नॉर्मली हम पर्लिन्स में यूज़ कर सकते हैं, और भी चीज़ें हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पर्लिन हम बताएंगे भी क्या होता है बाद में। नॉर्मल उसके तो इस तरह के एक चैनल सेक्शन होते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सी शेप दिखा रहा है। उसके तरह के रोल स्टील एंगल सेक्शंस भी आते हैं मार्केट में। तो रोल स्टील एंगल सेक्शंस कुछ इस तरह से दिखते हैं कि इस एक एंगल सेक्शन होता है, इसमें किस तरह से डिनोट करता है, ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 150 क्रॉस 150 क्रॉस 12। तो 150 उसकी लेंथ हो जाती है mm में, 150 उसकी लेंथ विद दूसरी लेंथ हो जाती है। दो लेंथ होती है ना, एक ये लेंथ होती है, एक ये लेंथ होती है। तो दो लेंथ होती हैं, तो 150 क्रॉस 150 इंटू 12। 12 क्या है, इसकी थिकनेस। ठीक है, तो इसकी थिकनेस दिखाता है 12, बाकी इसकी एक लेंथ दिखाता है 150, इसकी एक लेंथ दिखाता है 150। ISA है इक्वल एंगल। इक्वल एंगल मतलब इसकी ये और ये साइड बराबर होगी। ISA अनइक्वल एंगल मतलब इसकी एक लेंथ या इसकी लेंथ बराबर नहीं होगी, डिफरेंट होगी। एक लंबा होगा, एक छोटा होगा। तो 150 क्रॉस 115 मतलब एक 150 हो गया बड़ा और ये 150। थिकनेस अगेन उसकी 12 क्या है, इसकी थिकनेस है जो कि बराबर होगी इसकी भी और इसकी। ठीक है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ अगर इस तरह का है, इस तरह का उसका सेक्शन दिया हुआ है, हम स्टील टेबल में देखेंगे और स्टील टेबल से हम क्या कर लेंगे, हम वो सेक्शन उठाएंगे और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हमको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो टावर्स होते हैं उसमें क्या यूज़ होता है, उसमें एंगल सेक्शन यूज़ होता है। कुछ इस तरह से दिखता है, पतला सा एंगल सेक्शन, और इसको हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, रोल स्टील टी सेक्शंस भी होते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार्स, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी टी बार्स, ना ये सारे सेक्शन भी होते हैं। सिंपल टी बीम की तरह दिखता है, ये विड्थ होती है, ये फ्लेंज होता है, ये फिलेट होता है, टर्न, ये वेब होता है। ठीक है, इसकी डेप्थ होती है एक पर्टिकुलर। ठीक है, सारी चीज़ें वैसी ही हैं जैसे बीम्स के लिए होती थी, सेम है, बस ये टी की तरह दिखता है, तो ये टी सेक्शंस कहलाते हैं। सबको बेस्ड ऑन पर्पस, हमको कैसा कंस्ट्रक्शन करना है, कहाँ ज़रूरत है, तो उस हिसाब से हम अपना सेक्शन चूज़ कर देते हैं। और हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो हमको और क्लियर में आ जाएगा कि हम कैसे किस जगह पे कौन सा सेक्शंस यूज़ करें। ठीक है, अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम कौन कौन से सेक्शंस होते हैं अवेलेबल मार्केट में और हम किस तरह से उस सेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, वो दिखते कैसे हैं, उनका नॉमेनक्लेचर क्या होता है और वैरायटी। ठीक है, अदर सेक्शन में कौन कौन सी होती हैं, स्टील बार्स होती हैं, इसमें राउंड बार्स भी होती हैं, स्क्वायर बार्स भी होती हैं। हमने आपको दिखाया था ना कि एक स्क्वायर बार्स इस तरह से थी, बाकी वो राउंड बार्स भी हो सकती हैं। स्टील ट्यूब्स होता है, स्टील प्लेट्स होते हैं ना, जो फ्लोर्स की तरह बाद में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह के भी सेक्शंस मार्केट में अवेलेबल होते हैं बेस्ड ऑन द पर्पस, हमको स्टील में किस तरह से यूज़ करना है। चॉइस ऑफ सेक्शंस कैसे हम डिफाइन करते हैं कि हम कौन सा सेक्शन प्रेफर करें। ठीक है, तो चॉइस ऑन सेक्शंस क्या दो चीज़ पे होता है, सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ कि हमें किस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए उस सेक्शन की, और बाकी में अवेलेबिलिटी, क्या वो अवेलेबल है हमारे पास मार्केट में। सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंडिया में कौन सा है, ISMB, ISMC और इक्वल एंगल जो हैं वो बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा रिलेटिवली अवेलेबल होते हैं, तो उसको हम यूज़ करते हैं। ISMB क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शंस, इक्वल एंगल सेक्शंस। ठीक है, तो ये सारे इंडिया में बहुत अवेलेबल है, तो हम उसी का हम यूज़ करके कंस्ट्रक्शन करते हैं। चैनल्स कहाँ यूज़ होते हैं, चैनल्स पर्लिन्स में यूज़ होते हैं। टीज़ एंड एंगल्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो आई सेक्शन, टीज़ एंड एंगल्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, ट्रस में यूज़ हो सकते हैं। और आई सेक्शन कहाँ पे होता है, बीम्स और कॉलम्स में यूज़ होता है ज़्यादातर, मैक्सिमम। अगेन आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कैसा सेक्शन बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। बस चैनल सेक्शन ज़्यादातर पर्लिन्स में यूज़ होते हैं। टीज़ एंड एंगल्स ट्रस में यूज़ होता है। ट्रस आपने देखा होगा ना, ट्रस कहाँ ब्रिजेस में होता है, फ्लोर उसमें होता है, रूफ के नीचे कभी कभी ट्रस होता है। वर्कशॉप में आप जाइएगा वहाँ पे ट्रस देखिएगा। ट्रस तो बहुत कॉमनली अवेलेबल है, आप जानते भी हैं, आप पढ़ते भी हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रसेस, तो वहाँ से आप ट्रस देख सकते हो। आई सेक्शंस और कॉलम कहाँ पे यूज़ होता है, बीम्स और कॉलम से यूज़ होता है। अदर फॉर्म ऑफ सेक्शंस में होता है बिल्ट अप सेक्शन। बिल्ट अप सेक्शन क्या होता है कि जब दो सेक्शंस को मिला के कोई अगर सेक्शन बनाया जाता है बेस्ड ऑन पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिमांड, कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई जो डिमांड है वो एक सेक्शन से फुलफिल नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो आइदर तो हम पर्टिकुलरली उसी टाइप का सेक्शन बनाएं, या फिर तो हम क्या करते हैं कि हम दो सेक्शंस को कंबाइन कर देते हैं। मतलब अगर ऊपर बहुत ज़्यादा थिकनेस चाहिए तो एक हम आई सेक्शन के ऊपर एक चैनल सेक्शन अगर हम इस तरह से लगा दें और उस तरह से दो सेक्शंस को यूज़ करें तो वो बिल्टअप सेक्शन कहलाता है। ठीक है, कि मान लीजिए हमको टॉप फ्लेन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो हम यहाँ पे एक चैनल सेक्शन यहाँ और लगा देते हैं। तो ये ऐसे सेक्शन क्या कहलाते हैं कि इसमें एक आई सेक्शन भी है और एक चैनल सेक्शन भी है। तो ये सारे सेक्शन कैसे कहलाते हैं, ये होते हैं बिल्टअप सेक्शंस। स्टेप सेक्शंस, वाइड, हाइब्रिड, कोल्ड फॉर्म्ड, है ना। तो बेस्ड ऑन द
मतलब पर्पस हम सेक्शंस को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं। अगर दो सेक्शन को जोड़ दें तो बिल्ट अप सेक्शंस वाइड प्लेन्स ना, तो ये स्पेसिफिक पर्पस ओरिएंटेड सेक्शंस होते हैं, तो ये स्पेशल सेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लोड ऑन स्ट्रक्चर्स। लोड ऑन स्ट्रक्चर्स ये आपने आरसीसी में भी पढ़ा होगा कि लोड ऑन स्ट्रक्चर्स जो होता है वो बेसिकली 2-3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है, सबसे मेन जो होता है वो होता है डेड लोड और लाइव लोड। डेड की लोड क्या होता है? डेड लोड में आता है सेल्फ वेट, ठीक है, सेल्फ वेट ऑफ द बीम, है ना, एंड परमानेंट लोड्स। ठीक है, अब सेल्फ वेट ऑफ द बीम क्या होता है कि बीम अगर इस तरह की कोई है तो उसका खुद का लोड होता है सेल्फ लोड। ठीक है, नॉर्मल जितना भी सिविल कंस्ट्रक्शन होता है और जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है, आपको पता है कि उसका डेड लोड बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो ऑक्यूपेंट्स वहाँ रहते हैं। कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी स्ट्रक्चर है, तो उसका डेड लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन करने के लिए हमें डेड लोड का काउंटर या कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम इसको स्किप नहीं कर सकते किसी भी केस में। ठीक है, तो डेड लोड ऑन स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो डेड लोड होता क्या है? डेड लोड होता है सेल्फ वेट, सेल्फ ऑफ द और स्टील। स्टील का कंस्ट्रक्शन ही बेसिकली इसलिए यूज़ आया क्योंकि इसका स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट कम होता है एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट, तो यानी कम डेड लोड में अच्छी खासी स्ट्रेंथ दे देता है। ठीक है, और परमानेंट लोड्स जो कि कभी हम मूवेबल लोड नहीं होते हैं। ठीक है, तो उस तरह के भी लोड्स को हम डेड लोड में शामिल कर लेते हैं। ये डेड लोड आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको डेड लोड IS 875 पार्ट 1 में मिल जाएगा। वहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना डेड लोड हमें, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें एकदम ही बेसिक से देना है और पता करना है कि डेड लोड कहाँ मिलेगा, तो कहाँ से हम पता कर सकते हैं? IS 875 पार्ट 1। IS 875 इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, डेड लोड को डिफाइन करता है। जितने भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं अभी मार्केट में जिससे कंस्ट्रक्शन होता है, उन सब का डेड लोड बताता है। ठीक है, है ओके। अब बात करते हैं लाइव लोड की। लाइव लोड क्या होता है? लाइव लोड वो लोड होता है जो कि चेंज होता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो बेसिकली ये मूविंग लोड होता है। तो इसमें जैसे पर्सनस का लोड, फर्नीचर का लोड, जो भी चीज़ें हैं जो चेंज होती रहती हैं, जो ऑक्यूपेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग में टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें जो हैं, या हम लोग जो ऑक्यूपेंट्स हैं, वो सारे जो लोड होते हैं वो लाइव लोड में आते हैं। ये अगेन सारा लाइव लोड का कंसिडरेशन कहाँ पे दिया हुआ है? पार्ट 2 IS 4875 पार्ट 2 में दिया हुआ है कि जितने भी तरह के बेड, फर्नीचर, टेबल अगर है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे दी हुई हैं? पार्ट 2 में लाइव लोड में दिया हुआ है कि हम लाइव लोड को कैसे लेते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। वरना नॉर्मल कैलकुलेशंस में लाइव लोड और डेड लोड आपको दिया होता है, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड आपका आता है विंड लोड। विंड लोड बेसिकली ये टॉल स्ट्रक्चर्स के लिए होता है कि अगर 5 स्टोरी ऊपर से स्ट्रक्चर्स है तो नॉर्मल उसमें हम विंड लोड कंसिडर करते हैं। ये आपको कहाँ पे विंड लोड का क्राइटेरिया मिल जाएगा? IS 875 पार्ट 3। अगर किसी को बहुत ही डिटेल्स में स्ट्रक्चर्स में जाना है तो ये सारे कोड्स भी डाउनलोड कर सकता है, मेरे पास हैं, आइए हम आपको सेंड कर देंगे। आता है अर्थक्वेक लोड। अर्थक्वेक लोड वहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक के बहुत प्रोन चार्ट्स, जैसे अर्थक्वेक की जोन्स होती हैं बाकायदा कि अर्थक्वेक जोन 2, 3, 4, 5। तो जोन 2 में तो इतना नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं जोन 4, जोन 5 में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं। तो जहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे हम इस लोड को भी कंसिडर करते हैं बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के लिए। इस लोड की क्राइटेरियन और कैसे डिज़ाइन करना है, क्या लोड एनालिसिस होगी, ये सारा कहाँ पे दिया हुआ है? ये IS 1893 पे दिया हुआ है। इसके अपडेट्स आते हैं तो IS 1893 2002 आता है, उसमें दिया हुआ है ये कोड। तो मतलब ईयर ये होता है, ईयर बेसिकली, तो इसमें ये दिया हुआ है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब जो डिज़ाइन करने के 3 तरीके होते हैं, है ना, ये आपने पढ़ा होगा RCC में भी। एक होता है वर्किंग स्टेट मेथड, एक होता है अल्टीमेट पॉइंट मेथड, एक होता है लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, नॉर्मल ये 3 तरीके जो हैं ये हमको बताते हैं कि हम जो एक सेक्शन है उसको हम डिज़ाइन कैसे करें। अब ये जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ये पुराना मेथड है। इसमें हम स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा सेफ मानते थे, है ना, और हम ये मानते थे कि जो स्ट्रक्चर है वो उसकी परमिसिबल स्ट्रेस तक ही यील्ड करता है, वहीं तक हम डिज़ाइन करते थे।
stress at which the material starts to yield is taken as permissible stress of the section. All the sections are designed not to exceed the permissible stress. तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या कहता है कि जैसे ही परमिसिबल स्ट्रेस के ऊपर जाता है स्टील की यील्डिंग, वैसे ही स्टॉप कर देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रैक्स को इंश्योर नहीं करता, जैसे कंक्रीट में क्रैक्स हो जाते हैं ना, तो वो इंश्योर नहीं करता है ना। परमिसिबल स्ट्रेस का यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो सिंस अभी क्या होता है, स्टील जो होता है वो क्या होता है, यील्ड पॉइंट के बाद भी लोड बेयर कर सकता है ना। तो ऐसे सेक्शन सिंस स्टील कैन रेजिस्ट लोड आफ्टर यील्ड पॉइंट एज वेल, सो द फॉलोइंग द प्रिंसिपल, अगर हम ये प्रिंसिपल से फॉलो करते हैं तो रिजल्ट हमारे क्या होते हैं, बल्कि सेक्शंस और अनइकोनॉमिकल सेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस में तो ऑल्दो एक तो पुराना मेथड है, अगर हम इसे डिज़ाइन करेंगे तो क्या होगा, बल्कि सेक्शंस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टील क्या होता है, स्टील जो है वो थोड़ा सा यील्ड पॉइंट से बाहर भी वो लोड रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट है अल्टीमेट पॉइंट लोड और प्लास्टिक मेथड। तो परमिसिबल लोड इज अ लोड व्हेन ऑल फाइबर्स आर स्टील इज यील्ड। इसमें क्या है, परमिसिबल लोड क्या है, जब ऑल द फाइबर्स इन द स्टील यील्डेड है तो वो परमिसिबल लोड उस तरह से होता है। अल्टीमेट पॉइंट लोड है तो इसमें क्या होता है कि इसमें सर्विसिबिलिटी इंश्योर क्राइटेरिया जो होता है वो इंश्योर नहीं होता। अब व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया? सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि हाँ स्ट्रेंथ तो इंश्योर कर देगा, जैसे कोई बीम है ना, उसको हमने किसी पर्टिकुलर लोड के लिए डिज़ाइन किया है ना, तो अगर हमने एक चैनल सेक्शन या कोई सेक्शन यूज़ किया, वो क्या है, उस स्ट्रेंथ क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन क्या है उसमें एम्पल अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन आ रहा है या वाइब्रेशन आ रहा है या क्रैकिंग हो रही है ना। तो हम एज एन ऑक्यूपेंट हम उस बिल्डिंग या उस स्ट्रक्चर में एंटर करना नहीं पसंद करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, वहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रहा है बहुत ज़्यादा। भले ही हमें एज ए इंजीनियर पता है कि हाँ ठीक है वो बीम फेल नहीं करेगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है तो भी तुम प्रेफर नहीं करोगे उस बिल्डिंग में एंटर करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के जो सेक्शंस होते हैं, इस तरह से अगर डिज़ाइनिंग करने की डीमेरिट्स क्या है कि हाँ वो बिल्डिंग सेफ तो होगी अगर इस मेथड से, लेकिन डिफ्लेक्शन बहुत आएगा। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा कॉमनली मेथड नहीं हुआ जिसमें हमने सारा स्ट्रेंथ पे फोकस कर दिया और डिफरेंशिएबिलिटी को इंश्योर नहीं कर पाया। जो मेनली यूज मेथड होता है और जिससे हम डिज़ाइनिंग करने वाले हैं वो होता है लिमिट स्टेट मेथड। ये दोनों का बीच का वर्किंग स्ट्रेस मेथड और अल्टीमेट पॉइंट मेथड के बीच का मेथड है। ये दोनों चीज़ कंसिडर करता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी और लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ। ये दोनों चीज़ों को कंसिडर करता है कि ना बहुत ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो और ना बहुत और स्ट्रेंथ भी थोड़ी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूटिलाइज हो पाए। ठीक है, तो ये दोनों को करता है कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी भी होती है और लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ भी होती है। तो मिनिमम डिफॉर्मेशन, डिफ्लेक्शन, क्रैक, वाइब्रेशन, करोजन टू इंश्योर एस्थेटिक व्यू, फंक्शनैलिटी, सेफ टू पार्टीशन एक्सेट्रा। मतलब इसमें मिनिमम डिफ्लेक्शन को सब कुछ मिनिमम होता है। वर्किंग स्ट्रेस में क्या होता है, हम कुछ डिफ्लेक्शन नहीं मानते, कुछ हम खाली स्ट्रेंथ में इसको वो कर देते हैं, लेकिन लिमिट स्टेट में नहीं होता। लिमिट स्टेट में दोनों चीज़ें होता है कि हम थोड़ा डिफ्लेक्शन भी एज्यूम करते हैं कि हाँ इतना लिमिट में है, कि मतलब हम एक डिफ्लेक्शन की लिमिट सेटिस्फाई करते हैं, इससे कम होगा डिफ्लेक्शन तो हाँ ठीक है थोड़ा सा हम डिफ्लेक्शन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा हो। ठीक है, तो होता है लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रक्चर शुड बी स्टेबल एंड नॉट कोलैप्स अंडर लोड, मतलब स्ट्रक्चर स्टेबल हो और कोलैप्स ना करे। ठीक है, तो ये लिमिट्स डिफरेंट लिमिट स्टेट्स हैं जिसका हम यूज़ करेंगे। IS 800-2000 में बेसिकली लिमिट स्टेट मेथड का हम यूज़ करके हम स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लास बेसिकली मे बी हम रियल क्लास लें और उसमें हम प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या है, अभी क्या है ये आपका इंट्रोडक्शन था बेसिकली स्टील स्ट्रक्चर्स का, जिसमें स्टील स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और किस लिए काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो यूनिट 1 में ज़्यादा नहीं है, यही सब है, बेसिक है कि क्या होता है स्टील स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट होते हैं। तो यूनिट 1 तो आपकी नॉर्मल, हम आपके थोड़े नोट्स भी दे देंगे इस पर क्या है। उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो यूनिट 2 है, वो यूनिट 2 नहीं 5 है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। तो उससे हम स्टार्ट करेंगे, वो उसमें कॉन्सेप्शंस हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं। उसके बाद हम यूनिट 3 पे आएंगे जो कि कनेक्शंस होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।